है ना। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में क्या कर रहे थे अपन लोग, कि अगर ऑब्जेक्ट यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर क्या है ना, वो अगर इलीगल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कंसिडरेशन अगर इलीगल हुआ तो वॉइड हो जाएगा। फ्रॉडुलेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो वो फॉरबिडन है बाय लॉ। है ना। और फिर अगर आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लॉ के प्रोविजंस को ही क्या कर दे रहा है, डिफीट, तो वो भी गड़बड़ है, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। ये क्लियर है। फिर क्या था, फ्रॉडलेंट है, किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाएगी, तो वो क्या है, वॉइड। क्लियर है, क्लियर है ना। उसके बाद फिर अगर आपका कंसिडरेशन इमोरल तो वो वॉइड हो जाएगा। और अगर कंसिडरेशन क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये सारी बातें अलग अलग हैं, समझ में आ रही है बात। ठीक है। और अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसके एग्जांपल्स का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं मैं आपके साथ। अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसको नॉर्मल उसमें लिख लेना, मेरे हिसाब से आगे में ये डिटेल में कवर होगा। ठीक है। अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी से भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसमें कि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ डिसाइड कर रहे हो कि यार ये बिजनेस मत करो। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि हम तुमको पैसे देंगे, तुम ये वाला बिजनेस मत करना, ये वाला प्रोफेशन मत करो। समझ में आ रहा है। तो किसी को बिजनेस करने से रोकने का कोई भी अग्रीमेंट, अग्री हो रहे हैं दोनों लोग, तो भी वो वैलिड है ही नहीं। क्योंकि ये फंडामेंटल, देखो एक चीज समझो, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। ठीक है ना। और कुछ चीजें ना फंडामेंटल राइट पे आती है। और फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से दिए हैं कि आप अग्रीमेंट करके भी उनको नहीं छोड़ सकते। स्लेवरी वाला भी इसी में आता है। मतलब आप अग्रीमेंट करो कि भैया हम आपकी जिंदगी भर गुलाम रहेंगे, ये वैलिड ही नहीं होगा। आप अग्री कर जाओ तो वैलिड नहीं होगा। आप किसी के साथ अग्री कर जाओ कि मुझे पैसे दे दो, मैं ये वाला बिजनेस नहीं करूंगा, आप कर सकते हो वो बिजनेस। मैं तो पढ़ा था कि नहीं कर सकते। और ये क्या पढ़ रहा है, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। पढ़ा था कंपेयर टू डू। पॉइंट ये है कि इन जनरल कुछ भी करने या ना करने की कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है, समस्या उसमें नहीं। पर कुछ चीजें एक्सेप्शनल कानून नहीं डाली। क्यों, हम ये थोड़ी बोल रहे कि सब चीज नहीं करने वाली नहीं कर सकते। हम सिर्फ कुछ चीजें मना कर रहे हैं ना, बाकी सब तो अलाउड ही है ना। नहीं आया समझ। हम ये रोक रहे हैं ना। अब एक चीज रोकी इसका ये मतलब थोड़ी है कि नॉट टू डू वाले सारे इनवैलिड हो गए। नॉट टू डू वाले सारे वैलिड है, ये इनवैलिड है। आया समझ में क्या नहीं। क्लियर है। ठीक है ना। तो किसी को भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। इस बात के भी लेकिन क्या है, एक्सेप्शंस। इस बात के भी एक्सेप्शंस हैं। इस बात का क्या मतलब, बिजनेस के बात करते हैं। हाँ। बिजनेस में भी वैरायटी हो सकती है, ये वाला बिजनेस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं किसी से अग्रीमेंट कर रहा हूं कि भैया तुम ये वाला बिजनेस नहीं करो, ये अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है ना। मैं कह रहा हूं कभी कभी ये भी वैलिड हो जाएगा। अभी मैंने पूरी तरह से क्या बताया कि ये इनवैलिड होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, कभी कभी ये भी वैलिड हो जाएगा। अब जैसे मान लो पार्टनरशिप में है कोई, तो भाई जब पार्टनरशिप में है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, भाई दूसरा बिजनेस मत करना। नहीं आया समझ में। ये अलाउड है। जब आप अग्रीमेंट कर रहे हो तो एक तरीके से ये अग्रीमेंट क्या हो रहा है, बिजनेस से रोकने का ही ना अग्रीमेंट हो रहा है। बट ये वैलिड है, ये कर सकते, इसमें समस्या नहीं। बोलो, क्लियर है ये। बोलो, है क्लियर।
ठीक है ना। फिर क्या है, अग्रीमेंट टू स्टिफल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब स्टिफल मतलब ना एक तरीके से छेड़खानी करना। ठीक है ना। क्या छेड़खानी करना, जो आपका कार्यवाही चल रही है कोर्ट की, आप उसमें किसी तरीके से दे रहे हो। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या है, कोई लीगल कार्यवाही चल रही है। स्टिफल मतलब क्या है, स्टिफल मतलब क्या है कि आप उसमें कुछ तो भी अड़चने क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपने कोई भी ऐसा अग्रीमेंट किया जिससे कि कानूनी कार्य में बाधा उत्पन्न होने लग गई, तो आपका वो जो अग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड। बोलो बेटा, क्या है, क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है। तो अग्रीमेंट्स टू स्टिफल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, अग्रीमेंट्स प्रेजुडिशियल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है ना। न्याय प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न करी आपने, क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड। क्लियर है, क्लियर है। प्रेजुडिशियल मतलब कि किसी के भी जो नॉर्मल इंटरेस्ट है उनके अगेंस्ट जाकर के काम करना। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। मतलब अगर मान लो तुम्हें घर वाले, तुम घर जाओ और काम में लगा दो, तो दैट विल बी प्रेजुडिशियल टू योर स्टडीज। नहीं आया समझ? ठीक है। ऐसा हितों के विरुद्ध कह सकते हो। ठीक है। चलो अब अपन करते हैं अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि क्या है बेटा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब जनहित के विरुद्ध। पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या हो गया, जनरल पब्लिक का जो अच्छा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी। क्लियर है। अगर उसके अगेंस्ट आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में जा रहा है, जैसे मान लो मैं एग्रीमेंट करूं कोई सा जिसमें कि कोई केमिकल मंगा रहा हूं और उससे आसपास के रहने वालों को तकलीफ हो जाएगी, ये भी क्या आ जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लेकिन बहुत पर्टिकुलर वाले इन लोगों ने कर रखे हैं आइडेंटिफाई। अब उनमें से पहला है जैसे ट्रेडिंग में देना। देखो ये लिखा हुआ, पब्लिक पॉलिसी रिफर्स टू वेलफेयर और वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। एक अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर वो पब्लिक के हितों के विरुद्ध जाता है या फिर सोसाइटी के लिए वो क्या है, हार्मफुल। बोलो बेटा। बोलो बोलो। बोलो बोलो। ठीक है ना। चलो, तो ड्यूरिंग वॉर an agreement to trade with an enemy country, that is a government at war with India without the Indian government's license or permission is, मतलब अगर आप देखो सिंपल हम, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो एक ऐसे देश का नागरिक है जिस देश के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। अच्छा, वॉर ऑन गोइंग होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? जैसे पाकिस्तान नहीं, क्यों, लड़ाई नहीं चल रही है कोई, होता है प्रॉपर बिजनेस पाकिस्तान से, अरे समझ, वो वैसे अलग लेवल पर वो चलता रहता है, बहुत सारा पॉलिटिकल बिजनेस, बहुत सारा कुछ है, उसमें नहीं पढ़ते अपन लोग। पर पॉइंट समझो कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, अगर लड़ाई चल रही है, ऑनगोइंग लड़ाई चल रही है, तो क्या होगा
लाइसेंस वाइसेंस सब छोड़ो, सबसे जनरल बात मैं क्या बता रहा हूँ, लड़ाई चल रही है तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, वॉइड, नहीं कर सकते। अरे सबसे पहले सबसे जनरल बात ये क्लियर है ना। तो अगर वॉर चल रही है तो एक तरीके से गवर्नमेंट का लाइसेंस ये सब छोड़ देना, मेन ये याद रखना कि भैया वॉइड ही हो जाता है। क्लियर है। सच अ ट्रेड प्रेजुडिस द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इन टाइम्स ऑफ वॉर। स्टेट वर्ड जो है ना पूरे नेशन के लिए यूज होता है, याद रख। स्टेट वर्ड जो है वो नॉर्मली पूरे के पूरे देश के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा। ठीक है। तो सच अ ट्रेड प्रेजुडिसेस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन द टाइम्स ऑफ वॉर। अब देखो, इंडिया एंटर अ वॉर लाइक सिचुएशन विद चाइना। मिस्टर ए इन इंडिया अग्रीज विद द चाइनीज एंटिटी टू इम्पोर्ट टॉयज। क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड सिंस चाइना इज एन एलियन एनिमी। प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व ड्यूरिंग वॉर टाइम। अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो लड़ाई नहीं चल रही थी, अब क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ था और लड़ाई छिड़ गई, अब क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, डिसॉल्व, या तो फिर रुक जाएगा जब तक लड़ाई चल रही है तब तक वो क्या रहेगा बेटा, सस्पेंडेड। क्लियर है। सेम कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो लड़ाई के पहले बताना है, लड़ाई हाँ, के दौरान बताना लड़ाई के पहले दौरान तो वही हो गया ना, दौरान तो नॉर्मल हो गया जिससे लड़ाई चल रही है। है। हाँ, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट सा है कुछ, या जनरल पब्लिक के लिए है, या जो भी है, मेडिकल इमरजेंसी है कुछ। ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ठीक है, व्हाट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो देखो जरा, स्टॉपिंग और हिंडरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसके नॉर्मल कोर्स में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो, फोर्स या इम्प्रॉपर प्रेशर, किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू जब आप कर रहे हो, तो वो क्या है बेटा, अग्रीमेंट वॉइड। तब प्रोसिक्यूशन तो कोई भी कानूनी कार्रवाई जो चल रही होती है ना उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब कि किसी ने चोरी डकैती कुछ तो भी क्रिमिनल किया है क्रिमिनल केस। और उसका वो केस जो है वो चालू है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। जो वकील है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, दो टाइप के होते हैं ना, दो साइड के, प्रोसिक्यूटर और वो जो भी है। ठीक है, वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ अ फेलोनी। ठीक है, मतलब फेलोनी मतलब एक तरीके से फेलनी मतलब जुर्म टाइप का, तो पहले जुर्म का ही ट्रेड कर रहे हो कि भैया 1,000 रुपए में किसी की हड्डी पसली एक कर देंगे, तो वो फेलनी उसी का ट्रेड करने लग गए। वन शुड नॉट मेक ट्रेड ऑफ फेलनी। ठीक है ना। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और चीजें।
ठीक है, तो कानून, हाँ, जो इलीगल टाइप का एक्ट है ना, जो गड़बड़ एक्ट है उसको फेलनी बोल रहे हैं। तो गड़बड़ एक्ट को ही तुमने ट्रेड कर लिया कि हम ये गड़बड़ एक्ट कर देंगे, तुम पैसे दे देना या नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, कानून में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो क्या होता है, पनिशेबल होती है। बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून हैं। देखो, मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि क्रिमिनल एक्ट, ठीक है ना। तुम अगर मान लो कि अ, कोई भी तुमने गाड़ी में एक्स्ट्रा चक्के लगवा लिए, मोटर व्हीकल एक्ट में गड़बड़ है, समझ में आ रहा है। ठीक है, या तुमने क्या कहते हैं ये, क्या पेट्रोल पंप पे और तुमने ये नहीं रखे, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखे। कितने प्रकार के एक्ट हैं, सोच करके देखो ना, कितने प्रकार के कानून हैं और कितनी प्रकार की बातें, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं तो फिर क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। आ रहा है समझ? ध्यान से सुनना बेटा, पेनल्टी लगेगी, एक है। दूसरा क्या है, या तो जेल जाओ। तो जब आप और सारे कानून पढ़ेंगे ना, जैसे आगे के उसमें तो आप और सारे कानून पढ़ेंगे, तो बहुत सारे कानूनों के जो प्रोविजंस हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये कंपाउंडेबल है, ये नॉन कंपाउंडेबल। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्रिमिनल टाइप के जो एक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये नॉन कंपाउंडेबल। तो नॉन कंपाउंडेबल है का क्या मतलब, तो नॉन कंपाउंडेबल है का मतलब ये होता है कि आप इनको कंपाउंड नहीं कर सकते। अब आप इनको कंपाउंड नहीं कर सकते का मतलब क्या है, मतलब पैसे दे करके नहीं छूट सकते। अगर मान लो उसमें लिखा है कि 6 महीने की जेल है, तो 6 महीने की जेल ही। लेकिन जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस, तो कानून बोलता है कि भैया ये उतना भारी ऑफेंस नहीं है जिसके लिए आपको जेल में ही डाला जाए। अब किसी ने कत्ल किया है, डकैती की है, तो वो तो जेल में जाएगा ही, वो नॉन कंपाउंडेबल है। पर जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो उतने भारी ऑफेंस नहीं है, इसलिए सरकार कहती है या तो जेल जाओ और या तो कंपाउंड करा लो, मतलब कि एक हेफ्टी पेनल्टी दे करके जेल जाने से बच जाओ। आ रहा है ये समझ में? तो जिसमें तुम सिंपली समझ लो कि जिनमें भी पैसे दे करके जेल से बचा जा सकता है, वो ऑफेंस क्या होगा। तो अगर कानून में लिखा है कंपाउंडेबल तो ठीक है, तुम ही अपने आप से जज को पैसे खिलाने लग गए कि यार पैसे ले ले, सजा मत देना, तो क्या हो गया ये ट्रेड ऑफ फेलोनी हो गया ना। ये नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो बहुत सारे कुछ माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो कि कंपाउंड हो सकते हैं और सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाता है। इनफैक्ट कोर्ट ही बोलता है बहुत सारे केसेस में कि यार तुम लोग आपस में सेटल कर लो तो केस खत्म हो जाए। मतलब आपस में सेटल करना, क्योंकि देखो, अगर मान लो लड़ाई ऐसी है कि भैया कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर कोर्ट ही देगा डिसीजन। क्या क्लियर है? समझ गए क्या बेटा? हेलो? ठीक है, agreements to compromise such compoundable offenses are not necessarily opposed to public policy. However, if the offense is uncompoundable, an agreement to drop or hamper prosecution is what? ठीक है, अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंस है बेटा और आपने उसको पैसे दे करके छूटने की कोशिश की, ऐसा अग्रीमेंट आपने किया, वो अग्रीमेंट बेटा क्या होगा? क्लियर है ये? समझ गए आप? सेकंड कौन सा? वन, एग्रीमेंट टू कॉम्प्रोमाइज कंपाउंडेबल। Agreement to compromise such compoundable offense are not necessarily opposed to
पब्लिक पॉलिसी, ठीक है ना। मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए अगर आपने अग्रीमेंट किया कि हाँ चलो पैसे ले लो छोड़ दो, चलो, क्योंकि ये तो लिखा है ना लॉ में। गवर्नमेंट ही होगा ना। तो वही तो बोल रहे हैं कि वो जो लिखा है लॉ में कि ये कंपाउंड हो सकता है, उसके लिए आप कर रहे हो तो उसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं, वो नॉर्मल बात है। ठीक है बेटा। तो ए जो है वो जमीन बेच रहा है बी को, कि बी जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस ड्रॉप कर दे, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंस होता तो ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाता। ठीक है। अब मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी, ठीक है। क्या है मेंटेनेंस और शैम्पर्टी, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं किसी व्यक्ति के साथ, ये भी लीगल केस वाले ही है, ठीक है। मान लो कि मैं तुम्हारे साथ अग्रीमेंट करूं कि अपन किसी तीसरे पर केस करें, ये होता है मेंटेनेंस और शैम्पर्टी में आने वाला सिचुएशन। अभी डिटेल करूंगा मैं इसके, पर पॉइंट समझो कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी तीसरे पे केस करने के लिए, है ना। ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट, कि सी पे केस करते हैं। ये है मेंटेनेंस और शैम्पर्टी, पहले तो यही समझ लो। क्लियर है ना। कब हो सकता है ऐसा, वीडियो कॉल बेनिफिट्स सीखे द्वारा। कॉमन बेनिफिट्स हो, कुछ गड़बड़ किया हो सी ने, अरे सुन, ठीक है ना। अच्छा, क्या बहुत छोटी छोटी सी बात पे भी केस हो सकता है, रियल बड़ी बात पे भी केस हो सकता है ना। इसमें होता ही है बेटा कि अगर मान लो जैसे कोई छोटी छोटी बात पर, और जैसे कोई जेन्युइन बात पर केस हुई, अरे सुन, तो भैया आप अग्रीमेंट करके कर रहे हो, थोड़ा गड़बड़ है ना। आप अग्रीमेंट करके किसी पर केस कर रहे हो, आपको केस करना है तो आप नॉर्मली केस करोगे ना भाई। समझ में आ रहा है कि इसने हमारा गलत किया है, हम क्या करेंगे, इस पर केस करेंगे। आप किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो कि किसी पर केस करना, मतलब बेसिकली ये रॉन्ग है, बेसिकली दोनों ही वॉइड है, मेंटेनेंस और शैम्पर्टी। ये दो, सबसे पहले तो ये दो अलग अलग क्या है, देखो। मान लो कि ए जो है वो लॉयर है। अब कोई छोटी सी बात हुई, है ना, बी का गलत कर दिया सी ने। अब ए ने जैसे ही देखा कि अरे यार ये सी ने टेक्निकली तो गड़बड़ किया, तो ए जो है वो बी से बोल रहा है कि भाई चलो अपन एक काम करते हैं, केस करते हैं सी पे, जो पैसे मिलेंगे वो बांट लेंगे। ये होता है शैम्पर्टी, है ना। इसको याद रखने के लिए बोलते हैं शान पट्टी, आ रहा है समझ। क्योंकि ये शान पट्टी है किसकी, इस वकील की, कह रहे पैसे आएंगे तो अपन बांट लेंगे, आ रहा है समझ में। तो ये लीगल होता है, लीगल नहीं, ये टेम्परेटी वॉइड है, टेम्परेटी वर्ड।
देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, इन जनरल ये सारी चीजें वॉइड है, हर चीज के एक्सेप्शन है। जनरल रूल हमेशा याद रखना, है ना। तो इन जनरल शेम्पर्टी मेंटेनेंस दोनों ही वॉइड है। कब वो वैलिड होंगे ये देखते हैं ना अपन। एग्जैक्टली exactly. अब कोई उसी पे आ रहा हूं। क्या होता है कई बार, किसी ने कुछ गड़बड़ की और बी मान लो इलिटरेट है, या उसको बनता नहीं है केस करते, तो ए जो है इज हेल्पिंग बी टू फाइल अ केस, देन इट विल बी वैलिड। मतलब बेसिकली अननेसेसरी केस नहीं होना चाहिए। नहीं आया समझ में, है ना। ठीक है, चलो। तो एन अग्रीमेंट वेयर एन अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ लॉसूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। ए जो है वो बी से बोल रहा है कि चलो सी पर केस करते हैं, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन शैम्पर्टी में क्या है, ए का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ए का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है मतलब ए जो है वो पैसे कमाने की सोच रहा है। क्लियर है, क्लियर है। जैसे ए ने बी को बोला कि 2,000 रुपए सी पे केस करने के लिए फॉर अ मैटर दैट कुड अदरवाइज सेटल अंडर लॉ, प्योरली टू अनॉइस, किसी को परेशान करते चलो दुश्मनी निकालते हैं। ठीक है, तो लेकिन कोई केस कर रहा है वो नेसेसरी, मतलब नेसेसरी नहीं है, या कुछ गलत चीज का, तो सब्जेक्टिव है, केसी फाइल नहीं सब्जेक्टिव होगा। है थोड़ा सा, हाँ। केसी फाइल नहीं होगा। मेरा पॉइंट है, अगर गलत है तो केस फाइल नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो केस फाइल हो गया, तो अब दूसरा वकील जो है वो ये वाली दलील देगा ना कि इनने फालतू किया है और ये, और तुम ये नहीं बोल सकते कि गलत चीजें हो ही नहीं सकती। नहीं आया समझ में, ठीक है ना। हम यही तो बोल रहे हैं ना कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है। शैम पार्टी में क्या है, एक अग्रीमेंट जिसमें कि पर्सन असिस्ट अनदर लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब भी क्या होता है, केस कोई चल रहा है लिटिगेशन में, फॉर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम दैट लॉस। उस लॉस से क्या मिलेगा, कुछ पैसे आएंगे, वो पैसे अपन बांट लेंगे। ये क्या है, शैम पार्टी। ये क्या है, शैम पार्टी। बोलो। क्लियर है, क्लियर है। मेंटेनेंस एम्पर्टी में डिफरेंस सिंपल सा है। मैं तुम्हारे साथ अग्रीमेंट कर रहा हूँ किसी तीसरे पर केस करने के लिए, मुझे इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आ रहा? मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गया, मेंटेनेंस। अगर मैं तुम्हारे साथ अग्रीमेंट कर रहा हूँ कि चलो उस पर केस करते हैं, पैसे लेंगे, ये क्या है, शैम्पर्टी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, समझ लो। हाँ, फिर से क्या, नहीं 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 नहीं, मेंटेनेंस में सिर्फ जिसके नाम से केस हो रहा है उसको मिलेंगे प्रोसीड्स। और इसमें चैम्पर्टी में पहले से अग्रीमेंट हो रहा है कि हम भी शेयर करेंगे उसमें से।
बोलो बेटा। नहीं नहीं, वो चार्ज कर रहा है, वो पैसे वैसे चार्ज कर रहा है। आ रहा है समझ में? पर वो प्रोसीड्स में शेयर नहीं कर रहा। शेम पार्टी में क्या हो रहा है कि वो उसी प्रोसीड्स में शेयर कर रहा है जो मिल रही है। नहीं आया समझ में? ठीक है बेटा। ठीक है, ए अग्रीज टू पे बी, B's legal expenses if B sues C, and B promises to give half the winnings to A. This is sham party. When are such agreements valid or void? मेंटेनेंस sham party valid है अगर रीजनेबल है और नॉट ऑपरेसिव और अनजस्ट है। अगर किसी को जबरदस्ती परेशान करने के लिए कर रहे हो तो void है। इट इज डन विद गुड फेथ, है ना, रादर देन मलिशियस और गैम्बलिंग मोटिव्स। क्लियर है क्या? तुम्हें पता है, एक स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूब पे केस किया था कि इन लोगों ने ऐसे फालतू फालतू वीडियोस डाल रखे हैं कि मेरा देख करके दिमाग खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे पेनल्टी लगाई। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये क्या है, ये गैम्बलिंग करने का तरीका हो गया कि यार, मतलब सर कैंडिडेट मतलब जो सट्टा वाला है। हाँ हाँ, मतलब कि तुम कर रहे हो कि चलो कुछ पैसे जनरेट हो जाए। नहीं है समझ में? कि फालतू केस कर देते हैं अपन। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली सोचो तो ऐसा कौन बोलेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? चलो, अदरवाइज दे कैन बी डीम्ड वॉइड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखो अब जब केस आता है ना आपके पास, एक चीज याद रखना, अगर आप केस पहचान पा रहे हो ना, हो सकता है आप डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे, आप अगर डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, और ये स्थिति सिर्फ तभी आएगी जब आपने ज्यादा पढ़ा। अगर आपने खूब पढ़ाई की है ना, तो डिसीजन लेने में समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। आपको पता है एग्जाम के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं। वो सिर्फ परफेक्ट तभी होंगे जब कोई ऐसा सब्जेक्ट टीचर उनको बनाएगा जो कि सारे प्रोविजंस जानता हो। उसमें बहुत सारे ओपन एंड्स रह जाते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन बनाने वाला एक प्रोविजन देखते हैं, उसके हिसाब से बना देते हैं, बट वो क्वेश्चन जो है ना चार अलग अलग प्रोविजन से हिट होता है। अभी कल किसी ने पूछा था, क्लास में ही पूछा था ना, तुमने पूछा था ना वो वाला, है ना। अब उसका अपन ने इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल आंसर ले लिया, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि वो चार प्रोविजन से और हिट हो गए। चैरिटी वाला तो है वो, लेकिन वो नेसेसरीज भी है। समझ में आ रहा है? और उसमें अलग प्रोविजंस भी हिट हो रहे हैं। ये दिक्कत पता क्या है, ये दिक्कत ये है कि क्वेश्चन इतना परफेक्टली नहीं बन रहा। आपको क्या करना, आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि लीगल प्रोविजन पे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? वैसे तो इन जनरल आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है, भले ही वो दो चार प्रोविजन से हिट हो रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप समझ जाओगे कि प्रोविजन ये है। तो भले ही आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, लीगल प्रोविजन जरूर लिख करके आप, यू विल गेट सफिशिएंट मार्क्स। आ रहा है समझ में? मतलब अगर आप डिसीजन नहीं भी बना पा रहे हो तो भी आपको क्या करना है बेटा, लीगल प्रोविजन जरूर जरूर लिख करके आना है। ठीक बात है बेटा? बोलो।
क्लियर है ना? चलो अब ठीक है ना, हर एक का मीनिंग लिखते जाना बेटा। जैसे मेंटेनेंस एम्पर्टी पढ़ लिया ना, अब ये भूल जाओ, सिंपल भाषा में जरूर लिखते जाना। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग वर्ड जो है उसका मतलब होता है खरीद फरोख्त। खरीद फरोख्त मतलब, आप बोलते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो लोग खरीदे बेचे जाते हैं क्रॉस कंट्री, बच्चे किडनैप करके बेच देते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। आ रहा है समझ में? तो ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है ना, रोड पे जो लग जाता है, ठीक है, ये बेचने वाला है। क्लियर है? तो बेटा, पब्लिक ऑफिसेज और टाइटल। पब्लिक ऑफिस मतलब सरकारी नौकरी, और टाइटल मतलब जैसे पद्मश्री और पद्म भूषण, ये सब होते हैं, पता है तुमको? ये हमारे पूरे देश के वो मिलता है, नेशनल अवार्ड टाइप के। पता है आपको, यहाँ अपने जो डॉक्टर डावर हैं, सुना है आप लोगों ने नाम? लास्ट क्लास में डावर, उनको पद्म भूषण या पद्म विभूषण ऐसा कुछ मिला हुआ है, इसमें भी लेवल होते हैं अलग अलग। तो वो जो डॉक्टर है ना, वो 20 साल से, मतलब उनने ना 20 साल से उन वो बहुत बेसिक इलाज करते थे। मतलब मैं बताऊं तो उन्होंने फीस डबल कर ली। पहले 5 रुपए लेते थे, अब 10 रुपए ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक कंसल्टेशन पहले 5 रुपए लेते थे, और दवाई भी मोस्टली अपने आप से दे देते थे। और 10 रुपए, 20 साल उन्होंने ये किया है। मतलब समझो 2-2 दिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था उनका। मैं कभी नहीं जा पाया, समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉर्मली देखो, किसी को बीमारी होती है तो वो 2 दिन वेट नहीं करता, मतलब वो लॉन्ग टर्म किसी को वो चाहिए ओपिनियन, तो वो चला जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि गरीबों के लिए कितनी मदद हो जाती है, एक बार इमेजिन करके देखो। क्योंकि अभी तो तुम अकेले किसी भी कितने डॉक्टर लोग, के पास जाओगे तो 300-200 रुपए। अकेले कितने लोगों को देंगे? भैया, कोई व्यक्ति इतना एफर्ट तो था रहा है। तुम समझो ना, उस बंदे को नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज तो किया गया। पता नहीं, 20 साल से तो मेरे को पता है, और भी पहले से करता हूँ। समझ में रहा है? जहाँ कोई डॉक्टर 200-300 रुपए एक बार के देखने का ले लेता है, वहां कोई डॉक्टर 5 रुपए में अगर काम करता है, 5 रुपए जेन्युइन पब्लिक सेवा। समझ में रहा है? क्योंकि उस डॉक्टर को अगर बिजनेस भी करना होता तो वो 50 रुपए भी रखता, तो उसके पास अच्छे खासे अ, लोग आते। 5-10 रुपए लिटरली सोशल सर्विस, कि वो फ्री है। 5 रुपए क्या होता है? आ रहा है समझ में? तो उनको मिला था। ठीक है। डेफिनेशन, अग्रीमेंट सेम टाइप बाइंग सेलिंग पब्लिक ऑफिसेस या टाइटल्स आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिसके थ्रू हम ये अ, करने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा ये बेटा? वॉइड। बोलो। हाँ बेटा, सरकारी नौकरी बोला ना, कोई भी सरकारी नौकरी क्वालिफिकेशन से मिलती है। अगर मान लो वहां पर क्या हो रहा है, पैसे दे करके काम हो रहा है, और होता है एक्चुअली में, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है वो पैसे दे करके काम होता है। समझ में आ जाता है वो। सीए में मतलब, देखो सीए ही एकमात्र ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना ही पड़ेगा। कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना, और प्योर मेरिट है। और सबसे मेन बात पता क्या है? तुम दे दो किसी को भी डिग्री, समझ में आ रहा है? वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी नॉलेज ही आपको, आप पैसे कमा पाओगे अगर इसकी नॉलेज है तो। आ रहा है ये समझ में? और कंटिन्यूस अपडेशन है बहुत, मतलब मैं तो बोलूँ तो बहुत ही शानदार कोर्स है, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो, पब्लिक पॉलिसी डिमांड्स दैट अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड नॉट मनी। बोलो।
क्लियर है ये? एग्जाम्पल, किसी सरकारी बंदे को पैसे दे रहे कि भाई तू रिटायर हो जा ताकि हमारी लग जाए, वॉइड है। क्लियर है? बाइंग और ऑब्टेनिंग अवार्ड्स, पैसे दे के अरे मुझे पद्म भूषण दे दो तो मेरा नाम बन जाए, क्या है ये? वॉइड। क्लियर बेटा? हरीश ने 15,000 रुपये दिए अपने लड़के को फॉरेस्ट की जॉब लगाने के लिए, क्या होगा ये? वॉइड। दिस इज ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, वॉइड। बोलो। ठीक है। अच्छा, अग्रीमेंट्स टेंड टू क्रिएट मोनोपोलीज। ठीक है, याद रखो बेटा, ऐसे अग्रीमेंट्स जिससे क्या क्रिएट हो जाए? मोनोपोली, वो वॉइड है। अब इसका क्या मतलब है? हाँ, तो आप समझ रहे हो कि कोई भी बड़े बिजनेस मर्ज कर ही नहीं सकते बिना सरकार से परमिशन लिए। सरकारी एक डिपार्टमेंट है, पता है कौन सा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो देश में कंपटीशन को बरकरार रखता है। एक एक्ट है, कंपटीशन एक्ट। पुराने वक्त में एक एक्ट था जिसका नाम था MRTP, मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। आ रहा है ये समझ में? तो उसका नया वर्जन था कंपटीशन एक्ट 2002 में, फिर 7 में अमेंड हुआ। तो ये जो है देश में कंपटीशन बरकरार रखता है। क्यों? क्योंकि अगर मोनोपोली हो गई तो क्या होगा? कंज्यूमर पे लूट डालेंगे लोग। आ रहा है समझ में? क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत हाई रख लेंगे, कंपटीशन है तभी प्राइस क्या होती है? लो होती है। ये वाली बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? हेलो? Yes, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट जिससे क्या क्रिएट होने वाली है? मोनोपोली। मान लो कोक और पेप्सी अगर मर्ज करने का डिसाइड करें तो दे कैन नॉट टेक दिस डिसीजन। क्यों? क्योंकि इससे क्या क्रिएट हो जाएगी? मोनोपोली। मान लो जियो और एयरटेल अग्रीमेंट में लग जाए, लेकिन वो तो बाकी कंपनी इंडिया में कर रहे हैं ना ट्रांजेक्शन, इंडिया में मोनोपोली क्रिएट होएगी क्या? जैसे फॉरेन बनता है सब वहीं पे दोनों कंपनी से नहीं जियो बाहर की कहाँ है? जियो की कहाँ है? जियो कहाँ है बाहर की कंपनी? नहीं सर कोको कोला और पेप्सी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, नहीं समझो। तो सर क्या हो मतलब मोनोपोली तो है ही नहीं अब समझो, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसमें कि ये सब कानून है। समझ में आ रहा है? ये पूरे देश के लिए बुरे कानून है ना भाई। तो इनकी व्यवस्था हर जगह पर की गई होगी। और ये चिंता का विषय किसके लिए है? सोच करके देखो, उस कंट्री के लिए है ना। नहीं आया समझ में? दूसरा, और एक और बात, कि इंडिया में आ, सब लोग अपनी अपनी एंटिटी बना लेते हैं। देखो, जितनी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं भाई, जो नहीं कर सकते नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली इंडिया का कानून बाहर के किसी उसको नहीं रोक पाए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कानून ही ना बनाए, हम तो बनाएंगे ना भाई कानून। लेकिन हाँ, कुछ कमियां रह जाएंगी। क्या कमियां? क्या हम ऐसा कोई कानून बना भी सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल कवर हो जाए? नहीं हो पाएगा। तो जितना हो रहा है उतना ही हो पाएगा। नहीं आया समझ में? तो जिस कंट्री में ये रजिस्टर्ड है, और या तो इनकी इंडियन एंटिटी अगर मर्ज होगी तो उस पर केस हो सकता है। बाकी तो भाई देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है ना? एनी एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश और प्रमोट अ मोनोपोली इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। दूसरा ना, ये लोग मर्ज हुए बिना भी पता क्या करते हैं? प्राइस हाई रखते हैं। पता है तुमको ये बात? भाई,
क्या है सॉफ्ट ड्रिंक? सिर्फ पानी में शक्कर मिली है और गैस, बाकी फ्लेवर तो बहुत थोड़ा सा है। समझ में आ रहा है? और वो 2 लीटर की बोतल भी अगर मान लो कि तुम्हारी 90 रुपए में आ रही, तो वो बहुत प्रॉफिट, मतलब वो अलग लेवल का है, कोई सब्जी वाला भी नहीं कमा रहा इतना मार्जिन। समझ में आ रहा है? आमतौर पर कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो उसमें मार्जिन नहीं है, और मार्जिन या तो नहीं है या तो टर्नओवर नहीं। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें टर्नओवर भी है और मार्जिन तो अलग लेवल का है। तो ये क्या करते हैं कि पेप्सी ने भी आई रखी है, आप मार्केट में लेने जाओ प्राइस कम ज्यादा थोड़ी मिलेगी आप। कोका कोला ने किया था एक बार पहले। पहले आती थी सिर्फ, मतलब सिंपल, हर कंपनी की 300 ml की कांच की बोतल। समझ रहा है कि भाई पियो, बोतल वहीं रखो, बोतलें वापस जाती थी फिर आती थी। अरे समझ, सिंपल सा फंडा था। ठीक है। और वो जो 300 रुपए की बोतल थी वो 10 रुपए की मिलती थी। ये थ्रू आउट था और बिल्कुल प्रॉपर था। 90s के एंड में या 2000 के शुरू में कोका कोला ने कैंपेन लॉन्च किया था, और प्लास्टिक की बोतल वो दे रहे थे 200 ml 5 रुपए में। अब तुम इमेजिन करो, 300 ml 10 रुपए में मिल रहा है, और 200 ml 5 रुपए में कोका कोला ने लॉन्च किया था। तो कोका कोला ने इसकी भनक नहीं लगने दी थी किसी को, पेप्सी को या किसी को। और वो जो 5 रुपए का, और उसके एड्स में आमिर खान, तुम अभी भी एड गूगल यूट्यूब वगैरह में डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, आमिर खान 5 एड ऑफ कोका कोला ऐसे करके एक भी डालोगे तो वो मिल जाएगा। अरे सुन, बहुत अलग लेवल पर कैंपेन चलाई थी। और ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो सस्ता पड़ गया। समझ रहा? कौन लेगा 300 ml वाली बोतल अगर 5 रुपए में तुमको ये मिल रहा है? 200 ml, मतलब तुम 10 रुपए में 400 ml ले सकते हो ना। तो 10 रुपए में कोई 300 ml क्यों लेगा? ये आया समझ में? और दूसरा पता क्या था, कि वो प्लास्टिक की बोतल में मिल रही थी। मतलब कि पहले क्या होता था कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो वहीं पर खड़े होकर के लोगों को पीना पड़ता था। समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि उन्होंने क्या किया कि जाओ घर ले जाओ, अपने फ्रिज में ठंडा करके पी लेना। नहीं तो पहले लेके जाना है तो फिर वो बॉटल वापस करना होती। पूरा प्रॉपर साफ होता है कि 2 ऑर्डर तुम्हें लेके पता है ये? प्रॉपर। नहीं, लेकिन तुम तो बहुत ही छोटे हो गए ना तब। चलिए तो अभी तक आया था तो जब 15 के पहले तक बोतलें आती थी। आती तो थी, पर लेकिन सर बिकना बंद हो गई थी उस समय जो स्टील तो सिर्फ आता टर्नओवर था। था। हाँ? स्टील कांच की बोतल में आता था, लोग कांच ही की लेके जाते थे। पता नहीं यार, मतलब लेके जाते होंगे। 2015 बहुत बोल रहे हो यार तुम, क्योंकि अभी भी लेंगे सर कांच को। मिलती है ना, मैं बोल तो रहा हूँ। बहुत से पीने वाले रहते हैं कि कांच की बोतल। नहीं, वो दुकान वाले रखते हैं तो वो पी लेते हैं, अदरवाइज नहीं रखेंगे तो फिर कौन लेगा भाई? लोग जा करके दुकान में बोलते कोल्ड ड्रिंक दे दो, फिर वो डिसाइड, कोई ऐसा नहीं बोलता जाके कि कांच की बोतल में दो। और वो रेट का मार्जिन हो गया। अरे खैर, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स मार्केटिंग और उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात थी। मतलब उस समय मेरे को इतना समझ में नहीं आया था। उस समय तो हम लोग बोलते थे कि अच्छा हाँ यार, मतलब ऐसा कर दिया। इसका कितना करोड़ों और अरबों का इम्पैक्ट था वो अनइमेजिनेबल था। मतलब उसके बाद से ही पेप्सी जो है वो बहुत बैकफुट पे आ गई। समझ रहे? नहीं तो 1996 98 में पेप्सी के एड्स में शाहरुख खान आता था, कोक कोई नहीं पूछता था। अरे सबसे ज्यादा बिकती थी पेप्सी। ठीक है, चलो खैर वापस आ जाते हैं अपन। ठीक है। तो XYZ एंड ABC, द ओनली ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स इन वेस्ट बंगाल, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक ही रेट पे बेचेंगे, मोनोपोली क्रिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड। अरे हम, ये अग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। ठीक बात है? अच्छा, मैरिज ब्रोकरेज, पैसे दे के शादी करने वाला ब्रोकर क्या कराता है? परचेज सेल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ वो दूल्हा दुल्हन पैसे दे के शादी कर रहे हैं, तो अग्रीमेंट
टू नेगोशिएट अ मैरिज फॉर रिवॉर्ड, शादी कर लो तो इतने पैसे देंगे, ये वॉइड है। अरे encouraging marriage for monetary gain is considered immoral and opposed to public policy। अरे समझ, शादी कोई पैसे के लिए थोड़ी करता है। अरे समझ, वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन है कि देखो, मैरिज ब्यूरो शादी नहीं करा रहा पैसे लिए, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा है और कह रहा आप लोग बात कर लो आपस में। अरे समझ में? क्लियर है? ठीक है। चलो, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करी, जज को पैसे खिलाए, गवाह को पैसे खिलाए, क्या होगा? वॉइड। एमिंग, अग्रीमेंट एमिंग टू इन्फ्लुएंस जुडिशियल और लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है ना, आर वॉइड। जज को पैसे खिलाना क्या है? वॉइड है। विटनेस को पैसे खिलाना कि ट्रायल से एब्सेंट हो जा, ये क्या है? अग्रीमेंट, वॉइड। क्या है? क्लियर है? हाँ, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में दो तीन तरीके से प्रोविजन बनाए, किसी भी तरीके से आप गड़बड़ करोगे, बहुत बारीक बारीक फर्क है, पर आप सारे के सारे कोट कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। क्लियर है? चलते केस को डिस्टर्ब करना, और यहाँ पर अलग से है कि भाई जज को पैसे खिलाना, गवाह को बोलना कि एब्सेंट हो जाओ, ये सब इसमें भी वही हो रहा है, उसमें भी वही हो रहा है। पब्लिक पॉलिसी डिमांड्स फेयरनेस एंड इम्पार्शियल जुडिशियल प्रोसेस। क्लियर है बेटा? ठीक है। चलो, अभी मेरी क्लास कितने बजे? काउंटेस। नहीं, चलो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये खत्म कर लेते हैं इनको, है ना, ये दो पॉइंट और खत्म कर लेते हैं फिर करते हैं। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। मान लो कि कोई बंदा है, सरकारी कोई काम करे, अब मैं उसको पैसे दे रहा हूँ कि भाई अपना काम मत करो भाई, अपनी ये ड्यूटी मत निभाओ। समझ रहे हो? देखो, दो चार टाइप की रिश्वत है। एक में रिश्वत कर रहे हो कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है फिर भी मेरा काम करवा दो। एक में हम पैसे दे रहे हैं कि भैया कुछ मत करो। जैसे कहते हैं कि बहुत सारी, ये एयरटेल और इन सब ने मिल करके बीएसएनएल को पैसे दिए कि भैया तुम बस कुछ मत करो। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? अदरवाइज देश की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एक्चुअली में कौन होनी चाहिए? बीएसएनएल। समझ में आ रहा है? एयरटेल वॉज अ प्राइवेट कंपनी ना। समझ में आ रहा है? सोचो, एक प्राइवेट कंपनी इतना नेटवर्क बना लिया हो, जो पूरा देश में ऑलरेडी उसके ऑफिसेस थे, एम्प्लॉयज थे, वो अपना नहीं बना पाए। समझ में आ रहा है? मतलब इतना हद दर्जे के करप्शन है ना, कि बहुत क्लियरली अपेरेंट है कोई कुछ कर नहीं सकता। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, अभी बोल रहे हैं इस बार 2007 के बाद पहली बार बीएसएनएल ने प्रॉफिट दर्ज किया। बंद करा करके रखी थी एक तरीके से, फ्री में पैसे दे रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है वो, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं। समझ में आ रहा है? पूरे वर्ल्ड लेवल पर नाम हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों के प्रॉफिट के चक्कर में
ग्रो ही नहीं होने देते किसी को। आ रहा है समझ? चलो, अग्रीमेंट दैट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पर्सन अंडर एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी। मतलब किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे कि तुम अपना काम मत करो बस। क्लियर है? ये क्या है? एग्रीमेंट वॉइड। एजेंट को पैसे दे रहे कि अपने ही प्रिंसिपल को धोखा दे दे। मैनेजर को कह रहे कि एक कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दे। ये सारे वॉइड है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। बोलो बोलो। क्लियर है ये? अरे, रिश्वत पहले क्यों नहीं पूछा? ठीक है। ठीक है बेटा। अब कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। जनरल प्रिंसिपल क्या है? इफ अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एंटायर अग्रीमेंट इज। मतलब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से। कई बार क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, जिसमें कंसिडरेशन जो है उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है वो इलीगल है। इसमें जो एग्जांपल दिया वो बताता हूँ कि भाई, पता नहीं दिया है कि नहीं, पहले तो दिया था कि एक बंदे को नौकरी पे रखा जिसको कि लीगल काम भी करना है, इलीगल भी करना है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा बेटा। नहीं आया समझ में? क्योंकि इलीगल वॉइड है और बायफर्केशन है नहीं कि कितना लीगल कितना इलीगल। पर मान लो कि ऐसा हो जाए कि देखो, लीगल पार्ट का इतना, लीगल पार्ट का इतना, तो लीगल पार्ट वैलिड रहेगा, इलीगल पार्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। बोले बेटा। बोले बोले, है क्लियर? बोलो, है क्लियर? तो सेवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि अलग अलग कर सकते हैं क्या? सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है? कि अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर अलग अलग कर सकते हैं तो लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा। If the legal part can be clearly separated from the illegal part, the bad part can be removed and the good part can remain valid. But if the illegal part cannot be severed, the whole contract fails. पूरा का पूरा contract fail हो जाएगा. Reason: a person cannot be forced to comply with any illegal portion. Thus, agreement collapses under unless the illegal part is easily severed. बोलो, है ये क्लियर? रीड कर लो एक बार। ठीक है?